जय हिंद दोस्तों आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश का गठन। ठीक है, और मध्य प्रदेश के गठन की पूरी कहानी देखेंगे, पूरी कहानी समझेंगे और ये देखेंगे कि इसकी जो प्रोसेस स्टार्ट हुई, कब से स्टार्ट हुई, मध्य प्रदेश का बनना कब से प्रारंभ हुआ। जैसा आज हम देखते हैं, जैसे कि आप इस स्क्रीन पर देख रहे हो, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग पूरा ये जिले पूरा दिए हैं। ठीक है, इस एमपी को तो वर्तमान की जो स्थिति है ये तो पुनर्गठन के बाद की स्थिति है, लेकिन आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का गठन मतलब किस तरीके से मध्य प्रदेश बना। ठीक है, उसको देखेंगे, पुनर्गठन उसके बाद में पढ़ेंगे। तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और सबसे फर्स्ट यहाँ पर देखें क्या, फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश मतलब मध्य प्रदेश का गठन। और इसमें सबसे फर्स्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है और इसकी शुरुआत होती है कहानी की। तो कहानी कुछ इस तरीके से है, कहानी है 11 दिसंबर 1853 के पहले की। ठीक है, 11 दिसंबर 1853 के पहले महाराष्ट्र के नागपुर क्षेत्र में, कहां पर, महाराष्ट्र के नागपुर क्षेत्र में महाराजा राघोजी तृतीय का शासन था। ठीक है, महाराजा राघोजी तृतीय का शासन था जो कि बाजीराव द्वितीय या फिर बाजीराव के वंशज हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर महाराजा राघोजी तृतीय जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, और यही व्यक्ति थे जो इस पर शासन कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है, 11 दिसंबर 1853 तक तो ठीक है, लेकिन जब महाराजा राघोजी तृतीय की मृत्यु हो जाती और उसके बाद में उनके जो वंशज होते हैं, उनके बाद वाले शासक होते हैं, उनकी पकड़ थोड़ी सी कमजोर होती है या फिर उतने ज्यादा एक्टिव या मजबूत योद्धा नहीं होते हैं। ठीक है, और इसी कारण यहाँ पर होता क्या है कि जो नागपुर क्षेत्र है, महाराजा राघोजी तृतीय का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अंग्रेजों की एंट्री होती है। ठीक है, वैसे तो पहले से ही पूरे इंडिया में अंग्रेज शासन कर रहे थे, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी थी इंडिया में जहां पर कई रियासतें अपना काम कर रही थी और अपना शासन संचालन कर रही थी। ठीक है, तो नागपुर में भी शासन था और किसका था, वो रियासत थी। ठीक है, महाराजा राघोजी तृतीय की, लेकिन मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद में अंग्रेजों की एंट्री होती है और अंग्रेज बहुत बुरी तरीके से वहां पर लोगों से बर्ताव करते हैं और छोटे मोटे युद्ध भी होते हैं और काफी मारकाट होती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जब इनके बाद में भोसले थे, ठीक है, और होलकर वंश के थे, और उसके बाद में और भी मराठा थे जो अंग्रेजों से काफी लड़े, लेकिन फिर भी इनसे अंग्रेजों ने अपने आधुनिक हथियारों के बल पर नागपुर को हड़प लिया। अब नागपुर को हड़प लिया, इसके बाद में होता क्या है कि यहाँ पर आता है आगे सन 2 नवंबर 1861। लेकिन इस सन की बात करने से पहले यहाँ पर देखें तो जो नागपुर को हड़प लिया था, इसको किस तरीके से हड़पा था। ठीक है, इसको हड़पने का कारण ये था, लॉर्ड डलहौजी की व्यक्तिगत सिद्धांत या हड़प नीति, उसी नीति के तहत ये हड़प लिया था जबरदस्ती। ठीक है, वो नीति क्या कहती है या व्यक्तिगत सिद्धांत क्या है, इसको भी समझ ले, क्योंकि व्यक्तिगत सिद्धांत से भी क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो व्यक्तिगत सिद्धांत अंग्रेजों का एक ऐसा सिद्धांत था जहां पर यदि कोई राजा किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में शासन कर रहा है और उसके यदि पुत्र या पुत्री कोई नहीं है तो उसका उत्तराधिकारी कोई भी नहीं होगा, ये अंग्रेजों का मानना था। और व्यक्तिगत सिद्धांत का मतलब ही यही था कि एक राजा है, यदि उसका कोई संतान नहीं है तो उसके मरने के बाद में वो जो एरिया है वो अंग्रेजों के अधीन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से व्यक्तिगत सिद्धांत के आधार पर नागपुर को हड़प लिया था। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर महाराजा राघोजी तृतीय की का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, ये अंग्रेजों का मानना था। ठीक है, अब बात करते हैं सन 1861 की। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं कहानी में सन 1861 मतलब 2 नवंबर 1861। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि नागपुर को हड़पने के बाद में, उसके आसपास के एरिया को हड़पने के बाद में उस एरिया का नाम रखते हैं यहाँ पर, वो है, देखें यहाँ पे सेंट्रल प्रोविंस एंड सेंट्रल प्रोविंस। ठीक है, सेंट्रल प्रोविंस ये यहाँ पर अंग्रेजों ने नाम रखा। नागपुर को हड़प लिया, हड़पने के बाद में जो उन्होंने अपने एरिया का नाम रखा नागपुर और उसके आसपास का क्षेत्र,
उसका नाम रखा क्या, सेंट्रल प्रोविंस, राइट। अब ये रखने के बाद में फिर आगे आते हैं और आगे यहाँ पर आता है सन 1930, 1903 या फिर 1936। आपको दो सन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर अलग अलग बुक में। महावीर की बुक में पुणेकर की बुक में 1903 में मिलेगा, और जो वनवाल की बुक है उसमें आपको मिलेगा 1936। तो सन थोड़ा सा अलग अलग हो सकता है, लेकिन कहानी को समझ के रखें तो आपका जो भी आंसर आएगा वहां पर या क्वेश्चन आएगा वो सही होगा, ठीक है। तो सन 1903 की बात करते हैं या फिर 36 की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि अंग्रेजों ने ये एरिया को अपने अधिकार में लेने के बाद में फिर उन्होंने और आगे बढ़े और अपना जो एरिया था, अपना जो राज्य था उसका विस्तार करने लगे। उसका विस्तार करने के क्रम में होता क्या है कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का जो महाकौशल वाला क्षेत्र है, मतलब ये जो एमपी है तो इसका महाकौशल वाला क्षेत्र है लगभग दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश। कौन सा, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, मतलब ये वाला एरिया। तो इस वाले एरिया को अंग्रेज अपने अधिकार में ले लेते हैं, ठीक है। दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, ठीक है, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश। इस एरिया को जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य भी आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये एरिया को भी हड़प लेते हैं, और इसको हड़पने के बाद में फिर यहाँ पर एक क्षेत्र है जिसको हम विदर्भ बोलते हैं, महाराष्ट्र में विदर्भ, ठीक है, और बरार। तो यहाँ पर बरार क्षेत्र है, बरार क्षेत्र के नाम से ही इस पूरे एरिया को यहाँ पर क्या बोला है, बरार, ठीक है। तो इस तरीके से 1903 में यहाँ पर या 36 में क्या बोला, बरार। तो इस तरीके से दो कंडीशन है, दो टाइम है अलग अलग। एक 2 नवंबर 1961 का है जिसमें नागपुर क्षेत्र को सेंट्रल प्रोविंस बनाया, और सन 1903 में जो बरार वाला क्षेत्र है ये वाला, ठीक है, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश का, ये हड़पने के बाद में उसका नाम बरार रखा, ठीक है। और इस तरीके से लास्ट में आके सन 1950, ठीक है, सन 1950 या उसके लगभग पास में आके इन्होंने इन दोनों को एक साथ मिलाया। इन दोनों को एक साथ मिलाने के बाद में फिर इस एरिया का नाम कंप्लीटली एक नाम रखा, वो ये है सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, ये पूरा नाम इसका है, ठीक है। तो ये हुआ ब्रिटिश शासनकाल के दौरान मध्य प्रदेश को किस तरीके से कन्वर्ट किया गया था और उसको अंग्रेजी शासन के अधीन मिलाया गया था, किस सिद्धांत के आधार पर मिलाया गया था। इसकी यदि बात करें तो व्यपगत का सिद्धांत या फिर हड़प नीति के तहत, ठीक। तो इस तरीके से इसको थोड़ा सा याद रखें, और यहां पर लिख देता हूं मैं व्यपगत का सिद्धांत, व्यपगत सिद्धांत, ठीक है। इस सिद्धांत को याद रखें, ये हिस्ट्री में भी आता है और इसमें भी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ ब्रिटिश कालीन मध्य प्रदेश। अब इसके बाद फिर होता क्या है, सन 1950 में आते हैं। 1950 में जो एरिया है इसको पार्ट ए के रूप में घोषित करते हैं, पार्ट ए, ठीक है, पार्ट ए के रूप में। तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ये तीनों इसी के बाद में बताएंगे, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक। अब फिर यहाँ पर आता है स्वतंत्रता पूर्व का मध्य प्रदेश, मतलब इंडिया स्वतंत्र हुआ उसके पहले का मध्य प्रदेश, उसी के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर स्वतंत्रता पूर्व का मध्य प्रदेश क्या था, किस किस भाग में कैसे कैसे बटा हुआ था, अंग्रेजों ने किस तरीके से बांटा हुआ था, ठीक है। तो देखें यहाँ पर सेंट्रल इंडिया एजेंसी, सबसे पहला जो एक पार्ट था, एक भाग था, वो ये था सेंट्रल इंडिया एजेंसी, ये एक भाग था एमपी का। और दूसरा एमपी का जो भाग था वो था सेंट्रल प्रोविंस, ठीक है, एक ये था एंड बरार। तो ये वाला नागपुर वाला क्षेत्र था जो पहले एमपी के साथ में था, एक साथ में पूरा एमपी था। मतलब यहाँ पर आप मैप में देखें सबसे पहले, तो मैप में आप देख पा रहे होंगे जो एरिया पूरा सा थोड़ा डार्क किया हुआ है, ये पूरा था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, ठीक है, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, जो अंग्रेजों ने उस टाइम ये सब नाम वगैरह रखा था, ठीक है। ये तो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। तो इस तरीके से स्वतंत्रता के पूर्व पूरा एमपी बटा हुआ था, राइट। और फिर यहाँ पर जब ये पूरा जो एरिया था एमपी का, इसको अंग्रेजों के अधीन था, तो ये इसकी राजधानी क्या थी, इसकी राजधानी थी नागपुर, क्या थी, नागपुर। और इसी नागपुर में रहकर ही
अंग्रेज अपना शासन प्रशासन करते थे, मतलब पूरे एरिया का मैनेजमेंट करते थे। ठीक है, तो ये है कहानी थोड़ी सी ब्रिटिश शासन के अधीन जब मध्य प्रदेश था और सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार जब बना तब की। ठीक, अब आते हैं स्वतंत्रता के बाद में, मतलब 1947 के बाद का मध्य प्रदेश। ठीक है, तो 1947 के बाद का जो मध्य प्रदेश है उसमें क्या काम किया गया। ठीक है, तो 1947 में जब देश आजाद हुआ, स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद तो इस तरीके से स्वतंत्रता के बाद में जो मध्य प्रदेश बना वो किस तरीके से बनाया गया ये आपको बता देता हूं यहाँ पर। तो स्वतंत्रता के बाद में जो मध्य प्रदेश बना है वो अलग अलग भागों में बांट दिया, मतलब 3 भागों में बांट दिया। ठीक है, 3 भाग किए गए, किसके? मध्य प्रदेश के। और इसमें सबसे पहला भाग है, इसको बोलते हैं पार्ट ए। ठीक है, और दूसरा है पार्ट बी, और तीसरा है पार्ट सी। तो इस तरीके से यहाँ पे जब इंडिया स्वतंत्र हुआ उसके बाद में एमपी को पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, या फिर स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट सी के रूप में यहाँ पर इनको बांट दिया, या फिर ये भी बोलते हैं राज्य ए, राज्य बी, या फिर राज्य सी। किसी भी रूप में आपको एग्जाम्पल के मतलब से क्वेश्चन के रूप में लिख के दे सकते हैं। आपको समझना है, समझने के लिए आपको पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तब जाके वो चीजें अपन समझ पाएंगे। राइट, तो अब यहाँ पर बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर पार्ट ए की बात करेंगे सबसे पहले कि पार्ट ए कैसे बना और किस तरीके से बना। फिर आते हैं पार्ट बी और पार्ट सी पे। तो दोस्तों यहाँ पर ये इतना समझा है, इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझ ले। थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा तो इसको थोड़ा सा रिवाइज करके देख लें। और एकदम जो बेसिक पार्ट है जहाँ से हमने गठन जो स्टार्ट किया था वही वीडियो है पूरा ये, लेकिन इससे पहले भी कुछ जानकारी, कुछ फैक्ट वगैरह, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो इससे पहले वाले वीडियो मैंने दे दिए थे। ठीक है, तो इसके बाद में स्टार्ट करें पार्ट ए। तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लें और हो सके तो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। दोस्तों अब यहाँ पर समझेंगे हम पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। मतलब जब इंडिया स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता के बाद में, मतलब 1947 के बाद में एमपी का जो मैप था वो किस रूप में कन्वर्ट हुआ और कैसा एमपी बना। ठीक है, तो जब देश आजाद हुआ स्वतंत्रता के बाद में पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, इन 3 भागों में मध्य प्रदेश को बांटा गया। ठीक है, तो पार्ट ए कौन सा था, पार्ट बी कौन सा था, पार्ट सी कौन सा था? सबसे पहले मैप पर देख ले, महाकौशल वाला क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, जिसे पार्ट ए नाम दिया गया। ठीक, अब इसके बाद में फिर आएंगे आगे तो मालवा वाला क्षेत्र, और मालवा से ऊपर वाला जो क्षेत्र है इसको पार्ट बी नाम दिया गया। ठीक है, और उसके बाद में जो पहले विंध्य प्रदेश था उस विंध्य प्रदेश को और बुंदेलखंड वाले क्षेत्र को पार्ट सी नाम दिया गया। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर एमपी का फिर से अलग अलग पार्ट में विभाजन हुआ और इस तरीके से एमपी 3 भागों में विभाजित था। ठीक है, और उसमें भोपाल रियासत एक अलग ही रियासत थी। ठीक है, स्वतंत्र रियासत थी। तो देखें यहाँ पर और समझें 1947 के बाद में पार्ट ए, अब पार्ट ए बना तो पार्ट ए की कहानी क्या है देखें थोड़ा सा। पार्ट ए वाला क्षेत्र है ये कौन सा है, तो ये एरिया है सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, उसके बाद में महाकौशल और छत्तीसगढ़। इन सभी तीनों एरिया को मिलाकर पार्ट ए नाम दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये बात कब की है, तो स्थापना इसकी की गई थी 1950, मतलब इससे पहले, संविधान लागू होने से पहले। ठीक है, इसका हालांकि कोई फिक्स डेट वगैरह या तारीख वगैरह इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ नहीं मिलेगा, हर बुक में अलग अलग दिया हुआ है। इसलिए आपको ये मानना है कि 1950 के बाद, मतलब सिर्फ संविधान लागू होने के पहले इसका पार्ट ए को स्थापित किया गया था या फिर बनाया गया था। 3 क्षेत्रों को मिलकर बनाया गया था। सबसे पहला है सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, उसके बाद में दूसरा है महाकौशल और उसके बाद में है छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये है, और इसको मैप में भी ध्यान से देख लें एक बार ये तीनों एरिया को। ठीक है, और महाकौशल वाला क्षेत्र कौन सा है, जो कि अधिकतर पूरा महाराष्ट्र में था, लेकिन दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश भी था, जबलपुर और उसके आसपास वाला क्षेत्र।
ठीक है। ये अब उसके बाद में स्थापना देख लीजिए 1950 से पहले, मतलब संविधान लागू होने से पहले पार्ट ए नाम दिया गया था। ठीक है। और अब पार्ट ए में टोटल जिले कितने हैं, तो टोटल जिलों को देख लें। टोटल जिले हैं यहाँ पर 22 है, लेकिन ये कंफ्यूजन कभी कभी हो सकता है कि आप अलग अलग बुक से पढ़ते हैं तो अलग अलग बुक में अलग अलग जिले भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है इसके जिले कितने थे, तो 22 जिले थे। और टोटल संभाग कितने थे, अलग अलग भागों में बटा था संभाग, टोटल संभाग कितने थे, 5 है। ठीक है। तो पार्ट ए में 22 जिले और 5 संभाग थे। ठीक है। अब इसमें रियासती टोटल कितनी थी, इसका पूरी तरीके से एकदम परफेक्ट डाटा नहीं है, बस ये है कि यहाँ पर 22 जिले थे और संभाग 5 थे। ठीक है। अब पार्ट ए का गठन किया यहाँ पर, और पार्ट ए की जो राजधानी थी वो क्या थी, तो राजधानी यहाँ पर इसकी थी नागपुर, जो कि पहले भी नागपुर थी। ठीक है। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार की राजधानी भी क्या थी, नागपुर ही थी, और पार्ट ए की राजधानी भी क्या है, नागपुर ही है। राइट। यही नागपुर है जहां पर शासक बैठता है और पूरा व्यवस्था को देखता है, प्रशासन करता है वहां बैठे बैठे, और पूरे एरिया पर निगरानी रखता है अपने अधिकारियों के आधार पर। ठीक है। तो इस तरीके से ये हुआ। और फिर यहाँ पर बात करें मुख्यमंत्री की। ठीक है। तो मुख्यमंत्री यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमपी का सबसे पहला मुख्यमंत्री कौन है, तो वो भी कौन है, पंडित रविशंकर शुक्ल। और पार्ट ए का, जब पार्ट ए था मध्य प्रदेश का पार्ट ए, तो उस टाइम पार्ट ए का मुख्यमंत्री भी कौन था, तो पंडित रविशंकर शुक्ल थे। ठीक है। तो सबसे पहला मुख्यमंत्री भी यही है स्वतंत्र भारत का, या फिर जब एमपी का पुनर्गठन हुआ उसमें सबसे पहला मुख्यमंत्री भी कौन है, पंडित रविशंकर शुक्ल ही है। और पार्ट ए जब था उसका भी मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल है। ठीक है। अब इसके बाद में बात करें हम गवर्नर की, तो गवर्नर उस टाइम पूरा अंग्रेजी शासन था, इसलिए वहां पर क्या बोला था, गवर्नर बोलते थे पहले, और अंग्रेजी में आज भी गवर्नर कहते हैं, लेकिन हिंदी में इसे राज्यपाल कहते हैं। ठीक है। तो राज्यपाल कौन था उस टाइम, तो उस टाइम राज्यपाल थे ई राघवेंद्र राव। ठीक है। ई राघवेंद्र राव ये थे उस टाइम के राज्यपाल। अब फिर लास्ट में बात करते हैं, तो संविधान लागू हुआ, और लागू होने के बाद में क्या हुआ कि जो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार था उसमें जो मराठी भाषी एरिया था या मराठी भाषी क्षेत्र था जहां पर लोग मराठी बोलते थे, उस एरिया को महाराष्ट्र को दे दिया गया, और जो हिंदी भाषी राज्य जिले थे उनको एमपी में मिला लिया गया। ये कब की बात है, ये संविधान लागू होने के बाद की बात है। ठीक है। तो इसको भी याद रख लेना यहाँ पर, बस ये यहाँ पर ये पार्ट ए कंप्लीट हुआ। ठीक है। और इसके बाद में आते हैं पार्ट बी पे। तो पार्ट बी कौन सा है, तो पार्ट बी में पर ध्यान से देखें, जो मालवा वाला क्षेत्र है, ठीक है, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, इंदौर, उज्जैन, और ऊपर जाएंगे नीमच, मंदसौर, और उधर राजगढ़, गुना, और उधर श्योपुर वाला जो एरिया है, इस तरीके से जो आएगा वो क्या है, ये मध्य भारत ही है। मध्य भारत नहीं बोलेंगे इसको, पार्ट बी बोलेंगे। मध्य भारत नाम दिया था, लेकिन मध्य भारत का नाम कब दिया था एमपी को, जो से कि एमपी जो मालवा वाला क्षेत्र था इसको मध्य भारत भी कहते हैं। ठीक है। तो मध्य भारत नाम बाद में दिया जब संविधान लागू हुआ उसके बाद में। ठीक है। लेकिन संविधान को लागू होने से पहले क्या था, ये पार्ट बी था। ठीक है। और इसी पार्ट बी को मालवा यूनियन भी कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं, मालवा यूनियन, क्योंकि अधिकतर पूरा 90% भाग है कौन सा है, मालवा का है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका एरिया यहाँ पर कंप्लीट हुआ। और फिर बात करते हैं स्थापना की, तो इसकी यहाँ पर डेट फिक्स है। ठीक है। पार्ट ए की डेट फिक्स नहीं है, लेकिन जो पार्ट बी है इसकी डेट यहाँ पर है 28 मई 1948। 28 मई 1948। ठीक है। और फिर बात करते हैं राजधानी की। राजधानी बहुत जरूरी होता है। ठीक है। कि राजधानी मतलब मेन सेंट्रल एरिया उस पर्टिकुलर एरिया का, उस राज्य का। ठीक है। जहां से पूरी शासन व्यवस्था को संभाला जाता था। ठीक है। तो इसकी जो पार्ट बी है या मालवा यूनियन था, इसकी राजधानी क्या थी, तो इसकी 2 राजधानियां थी, पहली थी इंदौर और दूसरी थी ग्वालियर। ठीक है। तो इंदौर और ग्वालियर अलग अलग क्यों है, तो थोड़ा सा एरिया बड़ा था, जिसकी वजह से, कौन सा एरिया, पार्ट बी। ठीक है। तो पार्ट बी एरिया बड़ा था, और वहां पर 2 राजधानी बनाने के कारण ये है कि जब ठंड का मौसम होगा तो राजधानी अलग जगह होगी, और गर्मी का मौसम होगा तो राजधानी अलग जगह होगी। ठीक है।
तो यहाँ पर जो इंदौर राजधानी थी ये ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, ठीक है। मतलब गर्मी के टाइम में जो राजा महाराजा वगैरह सब बैठते थे, वो शासन करते थे, वो कहाँ पर करते थे? तो ये करते थे यहाँ पर इंदौर में। कब? गर्मी के टाइम में। गर्मी के टाइम में मालवा का जो मौसम है ये बहुत ही सुहावना रहता है, बहुत ही अच्छा रहता है, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती है, न ही बहुत ठंड के टाइम में बहुत ठंड, एकदम नॉर्मल वे में बना रहता है, जिसकी वजह से गर्मी में भी यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी नहीं लगती है। इसलिए जितने भी राजा गर्मी ठंड के टाइम में ग्वालियर में बैठते हैं, शीतकालीन राजधानी क्या है? ग्वालियर है। ठंड के टाइम में ग्वालियर में, तो गर्मी के टाइम में इंदौर में बैठते थे। इसलिए यहाँ पर दो राजधानियां यहाँ पर बनाई गई थी, ठीक है। तो ये है। और उसके बाद में फिर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे जो पार्ट बी का गठन हुआ था ये नेहरू जी के द्वारा ही किया गया था। और उस टाइम इनका जो प्रमुख बनाया गया था, वो प्रमुख आप देख लें एक बार फोटो में आपको दिखेगा इनके प्रमुख का नाम। तो प्रमुख का नाम क्या था? जीवाजी राव सिंधिया, ठीक है। जीवाजी राव सिंधिया थे जो आपको फोटो में दिख रहे हैं। और उसके बाद में जो उप प्रमुख बनाए गए थे वो कौन थे? तो वो थे यशवंत राव होलकर, ठीक है, यशवंत राव। तो इस तरीके से दो लोगों को प्रमुख तौर पे यहाँ पर उनके मुखिया बनाए गए थे, एक प्रमुख एक उप प्रमुख, ठीक है। तो ये अब फिर बात करते हैं यहाँ पर जिले की। तो टोटल जिले कितने हैं? 16 जिले हैं। और कुल रियासतें कितनी थी? छोटी मोटी सारी रियासतें मिलाकर टोटल यहाँ पर रियासतें थी इस पार्ट बी के अंतर्गत आने वाली, वो थी टोटल 26, मतलब 26 रियासतें थी, ठीक है। तो ये है। अब इसके बाद में फिर बात करें यहाँ के मुख्यमंत्री की। पार्ट ए के मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित रविशंकर शुक्ल थे। और पार्ट ए का गवर्नर कौन था या राज्यपाल कौन था? तो ई राघवेंद्र राव थे, ठीक है। ये इन दोनों को याद रखना है। और पार्ट बी के जो मुख्यमंत्री है ये है लीलाधर जोशी, ठीक है, लीलाधर जोशी। तो इसको याद रखना है, थोड़ा सा इंपोर्टेंट है। और उसके बाद में गवर्नर की बात करें या फिर राज्यपाल की बात करें तो ये तखतमल जैन ये इनका नाम था, राइट। अब फिर आता है यहाँ पर 1950 के बाद में इसी पार्ट बी को, इसका जो नाम है पार्ट बी से हटाकर क्या नाम लिख दिया? इसकी जगह पे मध्य भारत लिख दिया, ठीक है। क्या नाम लिखा? मध्य भारत। ये कब? संविधान लागू होने के बाद में, ठीक है। अब आते हैं पार्ट सी पर। तो पार्ट सी कौन सा एरिया आता है? तो पार्ट सी वह एरिया है जो विंध्य प्रदेश के नाम से पहले जाना जाता था, ठीक है। मैप में देखिए ध्यान से और समझ लें, यहाँ पर ये है पार्ट सी पूरा। जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र भी किसमें आता था? पार्ट सी में, ठीक है। और भोपाल रियासत पहले अलग थी, लेकिन बाद में इसका विलय पार्ट सी में कर दिया गया, ठीक है। पार्ट सी में करने के बाद में फिर अब जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ तो इसे राजधानी के रूप में घोषित किया गया था, ठीक है। उसको फिर बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पार्ट सी का आप डायग्राम वहां पे देख सकते हैं। और अब आते हैं यहाँ पर डाटा पूरा देखें, पार्ट सी को पढ़ते हैं। इन दोनों को सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर पार्ट सी की। और पार्ट सी कौन सा एरिया है ये सबसे पहले स्क्रीन पर देख लें। और ये है पार्ट सी, बघेलखंड बुंदेलखंड वाला पूरा एरिया है, जिसे विंध्य प्रदेश भी कहते थे पहले। तो ये एरिया कौन सा है? पार्ट सी का है, ठीक है। तो पार्ट सी की स्थापना की बात करें तो स्थापना से पहले थोड़ा सा आपको मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन से एरिया को उसमें शामिल किया गया था और फिर स्थापना की थी। तो एरिया की बात करें तो यहाँ पर विंध्य प्रदेश, इस विंध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 12 मार्च 1948 को। कब हुई थी? 12 मार्च 1948 को विंध्य प्रदेश की स्थापना होती है। और उसके बाद में 4 अप्रैल 1949 को लगभग 35 अन्य रियासतों को विंध्य प्रदेश में मिलाते हैं, ठीक है। तो विंध्य प्रदेश और 35 अन्य रियासतों को मिलाकर पार्ट सी का निर्माण किया गया। और ये पार्ट सी की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 1950 को, 1 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको थोड़ा सा याद रखना है कि विंध्य प्रदेश भी पार्ट सी को ही बोल सकते हैं। और इसमें 35 अन्य रियासतें मिली हुई हैं, ठीक है। अब इसके बाद में फिर बात करें यहाँ पर मुख्यमंत्री की, सीएम, ठीक है। तो सीएम चीफ मिनिस्टर कौन था उस टाइम? तो पंडित शंभूशंकर शुक्ला, पंडित शंभूशंकर शुक्ला ये थे यहाँ पर पार्ट सी के उस टाइम के मुख्यमंत्री, ठीक है। पार्ट ए के मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक है, जो कि पुनर्गठित मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी थे,
ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर इनको याद रखना है। और फिर बात करें यहाँ पर भोपाल की, तो ये जो भोपाल रियासत थी ये क्या थी, पहले एक रियासत, ठीक है। तो भोपाल रियासत ये अपने आप में एक स्वतंत्र राज्य था पहले, ठीक है। पार्ट सी बनने से पहले ये अपने आप में एक स्वतंत्र राज्य था, मतलब अलग था। अब ये कब तक रहा, तो 1 जून 1949 तक ये स्वतंत्र राज्य के रूप में यहाँ पर था, ठीक है। और स्वतंत्र राज्य के रूप में इनका शासक कौन था, तो शासक की बात करें यहाँ पर इनके राजा की या शासक की, जो वहां पर शासन प्रशासन करता रहता था, वो है नवाब हमीदुल्ला खान। नवाब हमीदुल्ला खान स्वतंत्र राज्य भोपाल रियासत के शासक थे, ठीक है। अब फिर आता है यहाँ पर टाइम आगे, और ये जो डेट आती है 1 जून 1949 को पार्ट सी के रूप में भोपाल रियासत का विलय कर दिया गया, मतलब मिला दिया गया, ठीक। तो इस तरीके से पार्ट भोपाल को अलग अलग भागों में तोड़ दिया, पहले 2 जिले बना दिए, ठीक है। भोपाल पहले तहसील थी किसकी, सीहोर की, तो सीहोर और भोपाल को दोनों को अलग किया, अलग करके दोनों को अलग जिले बना दिए और पार्ट सी में इनको मिला दिया गया, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर भोपाल 1 जून 1949 को पार्ट सी का एक भाग बना, ठीक है। तो ये हुआ कंप्लीट पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। तो दोस्तों यहाँ पर हर एक चीज को बहुत सिंपल तरीके से डायग्रामेटिकली पूरा समझना है और देखना है। इस तरीके से यदि किसी एमपी को पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ये सही है कि इसमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी, समझना है अपने को, और बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों इसी टाइप से आपको कंटिन्यू वीडियो मिलते रहेंगे अल्टरनेट डे में। कभी कभी बीच में कभी हो सकता है कभी ना बने, क्योंकि ये वीडियो जब बनाते हैं तो उसमें अपनी खुद की भी तैयारी करनी होती है और ये भी बनाना होता है, ठीक है। तो वीडियो बनाने में भी काफी थोड़ी सी मेहनत लगती है, इसलिए जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक भी कर दें, नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर दें, और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।